हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्विस स्टडी। स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10th फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से क्वेश्चंस की सीरीज लेके आया हूँ। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, मींस आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उन सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है जो कि बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 2021 का, कि वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें और वीडियो को एंड तक देखें। और जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और जो भी डाउट्स आते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, टू कंडक्टिंग वायर्स having the same substance, length and diameter are connected in an electric circuit, first in series and then in parallel order. The ratio of the heat generated in the series and parallel combination will be. तो स्टूडेंट्स, ये मे बी आपकी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, मींस बोर्ड एग्जाम के लिए। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि दो कंडक्टिंग वायर्स हैं स्टूडेंट्स, और वो वायर्स जिस भी मटेरियल, जिस भी सब्सटेंस के बने हैं, दोनों ही सेम सब्सटेंसेस के बने हैं। ठीक है, और उनकी लेंथ और डायामीटर भी स्टूडेंट सेम दिया है। तो हमसे कह रहा है कि यदि सबसे पहले हम उनको सीरीज में कंबाइन करें और उसके बाद पैरेलल में कंबाइन करें तो दोनों ही केसेस में जो हीट जनरेट होगी उसका रेशियो क्या होगा। स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि जो कंडक्टर का या फिर किसी वायर का रेजिस्टेंस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, किस मटेरियल से वो वायर या कंडक्टर बना हुआ है। एक तो उस पर डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस, लेंथ पे डिपेंड करता है कि वायर की लेंथ क्या है, और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे, मींस डायमीटर पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स तीनों ही चीज़ें सेम दी हैं। इसका मतलब यह है कि जो दोनों ही हमारे कंडक्टिंग वायर्स हैं उनमें जो रेजिस्टेंस होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं कि उनमें जो रेजिस्टेंस है वो आर है। ठीक है, तो जब उनको सीरीज में कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, सीरीज में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जब हम करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। ठीक है, R2। ठीक, तो R1 प्लस R2 होगा, और यहां पे क्या है, ये मान लो कि सीरीज का है RS। तो ये फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करेंगे तो दोनों ही वायर्स का रेजिस्टेंस सेम है और हमने उसको क्या माना है, कैपिटल R। तो हमारा रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, RS जो होगा वो कितना आ जाएगा, 2R, मीन्स R प्लस R। ठीक है, और अगर हम पैरेलल वाला फॉर्मूला अप्लाई करें तो क्या होगा, 1/R प्लस 1/R। ठीक है, क्योंकि दोनों का ही रेजिस्टेंस सेम है। और ये हमारा कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2/R आएगा, और हमको RP चाहिए, 1/RP नहीं, मीन्स पैरेलल मतलब कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा हमारा स्टूडेंट्स, R/2। ठीक है, आप समझ रहे होगे, क्योंकि इधर क्या होगा, 1/R इक्विवेलेंट या RP बोल सकते हो, और 1/RP 2/R आएगा, और जब हम यहाँ से RP निकालेंगे तो R/2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने दोनों चीजें कैलकुलेट कर ली, रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि दोनों ही केसेस में, सीरीज के केस में जब हम कंबाइन किए हैं रेजिस्टेंसेस को तो हीट क्या होगी, और पैरेलल के केस में हीट क्या होगी, दोनों का रेशियो हमको बताना है। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता होगा कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था हीट का, H इक्वल्स टू I स्क्वायर R इंटू टी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जूल्स लॉ होता है। स्टूडेंट्स, मैं ये टॉपिक डिटेल में पढ़ाया हूं आप सभी को। यदि आपको पढ़ना है तो हम इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, आप वहां से जाके वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स, यहां पे हम सीरीज
के केस में पहले हीट कितनी जनरेट होगी उसको कैलकुलेट करते हैं, फिर पैरेलल की बात करेंगे। तो सीरीज के केस में हीट कितनी जनरेट होगी, एच एस उसको हम डिनोट कर रहे हैं इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, दिया है यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट किया है उसकी वैल्यू हम रख देंगे, मींस ये कितना हो जाएगा हमारा आई स्क्वायर इंटू 2r इंटू टी। ठीक है, तो ये हमारा आ गया हीट किस केस में, जो हमारा हीट है सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में वो हीट आ गई हमारी। ठीक है, क्या आई हम एक बार फिर से लिख लेते हैं यहाँ पे फाइनली, एच एस इक्वल टू आई स्क्वायर ब्रैकेट में 2r मीन्स रेजिस्टेंस जो हमने कैलकुलेट किया है इंटू टी। ठीक है, अगर हम पैरेलल की बात करें स्टूडेंट्स, तो पैरेलल के केस में हीट जनरेट जो होगी उसमें रेजिस्टेंस हमारा क्या था r/2 आया था, तो उसको हम यहाँ पे पुटअप कर देते हैं r/2 और ये आई स्क्वायर होगा इंटू टी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमको हीट सीरीज के फॉर्म में, मतलब कि सीरीज के केस में हमने हीट कैलकुलेट कर लिया, पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में भी हमने हीट कैलकुलेट कर लिया। अब हमसे इसी का रेशियो पूछ रहा है, तो अगर हम इन दोनों को ही डिवाइड कर दें, तो क्या होगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और हमारा आर से आर भी कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना आएगा स्टूडेंट्स 4/1, मतलब कि जो एच एस अपॉन एच पी आएगा वो 4/1 आएगा, मतलब एच एस रेस टू एच पी जो आएगा वो क्या आएगा 4/1। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा, और आप देख लो कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप सभी समझ रहे हो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, यदि नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के जाओ। ठीक है स्टूडेंट्स, हम अपना दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। हाँ, तो स्टूडेंट्स दूसरा क्वेश्चन है हमारा द वैल्यू ऑफ 1 माइक्रो ओम। स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आप सभी को पता है कि 1 माइक्रो ओम की वैल्यू कितनी होगी, 10⁻⁻6 ओम होगी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज बी ऑप्शन, 10⁻⁻6 ओम। इसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि 4 रजिस्टर्स each of 4 ohm are connected in parallel combination, their equivalent resistance will be। स्टूडेंट्स बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर जाओगे, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है। क्या होता है फॉर्मूला, 1/R इक्विवेलेंट EQ इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो कह रहा है कि 4 रेजिस्टेंसेस कनेक्ट कर रहे हैं हम पैरेलल में, और सबकी वैल्यू कितनी है 4 ओम है। ठीक है, तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 4/4 आ जाएगा, और यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा 1, मतलब कि R इक्विवेलेंट जो आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में वो कितना आएगा हमारा 1 ओम आएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, तो ऑप्शन डी आप टिक कर लो, इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, कह रहा है कि 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, आप सभी को पता है 746 वाट के बराबर होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी, 746 वाट। ठीक है स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है स्क्रीन पे हमारा, कि कह रहा है हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट एक्सप्रेस ओम्स लॉ। स्टूडेंट्स ओम्स लॉ तो सभी को पता होगा, V = IR मीन्स कि
किसी कंडक्टर में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, किसी भी कंडक्टर में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कंडक्टर में फ्लो हो रही करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही ओम साहब बता के गए हैं। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन दिया है कौन सा, इसमें स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ओम्स लॉ के लिए। तो पहला ऑप्शन दिया है कि इलेक्ट्रिक करंट अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अगर यहां से हम फॉर्मूला निकालें तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट मींस आई अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू कांस्टेंट है, तो आई प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। और ये क्या है, ये हमारा ओम्स लॉ है। ठीक है, ये करेक्ट है, मींस ये ऑप्शन सही नहीं होगा। बी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू कांस्टेंट, कह रहा है कि V अपॉन आई इक्वल टू कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है, मींस कि ये जो ऑप्शन दिया है ये ओम्स लॉ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हुआ, क्योंकि हमको आंसर वो लगाना है जो कि ना रिप्रेजेंट करे, ना एक्सप्रेस करे। सी वाला ऑप्शन की तरफ चलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट इनटू रेजिस्टेंस, मतलब V इक्वल्स टू आई आर दे रहा है स्टूडेंट्स। ये तो आपको रट्टा हुआ है कि ये भी क्या है, ओम्स लॉ का ही स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स। डी वाले ऑप्शन की तरफ चलते हैं, दिया है कि इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस, मतलब अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें, मतलब कि जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसको अगर लिखें तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट मींस आई इक्वल्स टू V इंटू आर, और ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता स्टूडेंट्स। ठीक है, V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो I की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहां से क्या आएगी, V बाई आर आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, I की वैल्यू, मतलब कि जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, डी वाला, क्योंकि ये जो डी ऑप्शन है ये ओम्स लॉ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। ये न्यूमेरिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ध्यान से समझिएगा आप। ठीक है, कह रहा है कि 12 वोल्ट्स एंड 30 वाट आर रिटन ऑन एन इलेक्ट्रिक बल्ब। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसमें 12 वोल्ट लिखा है और 30 वाट लिखा है स्टूडेंट्स। तो कह रहा है कि द मैक्सिमम करंट फ्लोइंग थ्रू इट विल बी, तो हमसे मैक्सिमम करंट की वैल्यू पूछ रहा है कि मैक्सिमम करंट क्या होगी। ठीक है, डिफरेंस है हमारे पास और पावर दिया है, तो हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम करंट पूछ रहा है, मींस आई की वैल्यू पूछ रहा है। तो स्टूडेंट्स आई इज इक्वल्स टू V बाई आर होता है, आप सभी को पता है। तो V बाई आर से अगर हम V की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देंगे और R की वैल्यू पुटअप कर देंगे तो हमारी करंट कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमको रेजिस्टेंस नहीं दिया है स्टूडेंट्स, तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमको कोई और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और क्वेश्चन में पावर की भी वैल्यू दिया है, P दिया है हमारा 30 वाट का, तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R। ठीक है, और यहां से हम R कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि हमको क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया है और पावर भी दिया है। तो R इज इक्वल्स टू हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन में P। ठीक है, तो V स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 144 अपॉन में पावर कितना दिया है, 30। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है ये हमारी क्या आ जाएगी, इतना हमारा ओम आएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, रेजिस्टेंस है, मतलब कि जो R की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 144 अपॉन 30। R की जो हमारी फाइनल वैल्यू आ रही है वो आ रही है R इक्वल्स टू 144 अपॉन में 30। और हमको करंट कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, तो करंट के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं I इक्वल्स टू V बाई आर, और यहाँ पे हम R की वैल्यू रख देंगे, जो पोटेंशियल दिया है उसको हम रखेंगे। तो V हमारा कितना है, 12 अपॉन R की वैल्यू रख दो 144 अपॉन 30 है, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से 360 अपॉन 144, और आप इसको सॉल्व करोगे तो ये में भी आएगा हमारा 2.5 एम्पियर। ठीक है, मींस जो हमारी करंट कैलकुलेट होके आ रही है फाइनली वो कितनी आ रही है स्टूडेंट्स, 2.5, I इक्वल्स टू आ रहा है 2.5 एम्पियर आ रहा है।
तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा यहां से वो होगा ऑप्शन बी 2.5 एम्पियर। ठीक है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे दिया है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अ ग्राफ विल बी फॉर्म्ड इन करंट एंड वोल्टेज। स्टूडेंट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि हम ओम्स लॉ का ग्राफ ड्रॉ करें और वो ग्राफ किसके किसके बीच होगा, आप सभी को पता है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में ड्रॉ किया था हमने। इस वीडियो का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, आप जाके वहाँ से देख सकते हो वीडियो को। तो आप सभी को पता है कि जब भी हम V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन क्यों आता है, क्योंकि किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट पास होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस के। उस कंडक्टर के एंड पे जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उसमें फ्लो हो रही करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस वजह से जो हमारा ग्राफ आता है वो क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक पावर इन सर्किट। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे देना चाहिए इसको कि इसमें कौन सा ऑप्शन है जो कि इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, जो ऑप्शन दिया है पहला ऑप्शन है I²R और ये पावर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, हमने पढ़ा है, इसका भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे आप सभी को। और यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया है वो V² इंटू आई नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए V²/R होना चाहिए। आप NCERT बुक में ये क्वेश्चन दिया है वहाँ से करेक्ट कर दीजिएगा। तो इसमें जो हमारा इनकरेक्ट फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पावर का दैट इज ऑप्शन बी है हमारा IR²। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता। P = V इंटू आई भी होता है, V²/R भी होगा, ये वाला ऑप्शन भी गलत है, और I²R भी होगा। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 1 माइक्रो एम्पियर करंट विल बी। 1 माइक्रो एम्पियर की करंट की वैल्यू कितनी होती है, आप सभी को पता है कि 10⁻⁻⁶ एम्पियर का। ठीक है, अभी पीछे क्वेश्चन आया था 1 माइक्रो ओम की वैल्यू कितनी होगी, 10⁻⁻6 ओम था, मतलब कि 1 माइक्रो ओम की, हाँ पूछ रहा था, रेजिस्टेंस हमसे पूछ रहा था, तो वहाँ पे भी 10⁻⁻6 ओम आया था और यहाँ पे भी 10⁻⁻6 एम्पियर होगी 1 माइक्रो एम्पियर की वैल्यू। ठीक है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि ओम्स लॉ इज ट्रू। कह रहा है कि ओम्स लॉ किसके लिए ट्रू है। पहला ऑप्शन दिया है ओनली फॉर मेटेलिक कंडक्टर्स, सेकंड ऑप्शन दिया है ओनली फॉर नॉन मेटेलिक कंडक्टर्स, थर्ड दिया है ओनली फॉर सेमी कंडक्टर्स एंड फोर्थ दिया है ऑल ऑफ दीज। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए, क्योंकि जो ओम्स लॉ होता है वो केवल और केवल मेटेलिक कंडक्टर के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट में एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, उसकी यूनिट क्या होगी, आप सभी को पता है एम्पियर होती है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन a 1.5 ampere current flows in a wire of resistance 1.5 ohm, the potential difference between the ends of the wire is। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप अप्लाई करो ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, V = IR होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमको यहाँ पे करंट की वैल्यू दिया है और रेजिस्टेंस दिया है, हमको पोटेंशियल ही कैलकुलेट करना है। तो क्या हो जाएगा, I की वैल्यू कितनी है 1.5 मल्टीप्लाइड बाई R की वैल्यू कितनी है, ये भी 1.5 है, ओम है दोनों ही। तो हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 1.5 इंटू 1.5, ये आ जाएगा 2.25 वोल्ट आएगा। ठीक है, मींस जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा 2.25 वोल्ट। मतलब अगर हम ऑप्शन देखें कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे, तो ऑप्शन होगा हमारा डी वाला, 2.25 वोल्ट आएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, आप सभी को पता है ओम होती है रेजिस्टेंस की यूनिट। तो फाइनल इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ओम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट्स, हाउ मेनी जूल्स आर इन 1 किलोवाट आवर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मींस बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स। ठीक है, लेकिन आपको पता रहना चाहिए इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वो आप रट डालो, एकदम रट डालो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आना ही आना है इसको। क्या है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका 3.6 इंटू 10⁶ आएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो हम इस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, जहां पे हमने इलेक्ट्रिक पावर पढ़ाया है या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ाई है। उस वीडियो में हमने कैलकुलेट कराया है कि 1 किलोवाट आवर की वैल्यू 3.6 इंटू 10⁶ कैसे होगी। ठीक है, अगर आप यहां पे कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आपको कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, E इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाला जो फॉर्मूला हमने पढ़ाया था इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाले टॉपिक में, वहां से आप जाके देखोगे उस वीडियो में इसकी हमने वैल्यू कैलकुलेट कराई है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर का मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? P इंटू टी होता है। और यदि हम ये फॉर्मूला अप्लाई करें यहाँ पे, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? P इंटू टी होता है हमारा। और हम पावर को क्या करें? पावर को हम ले रहे हैं किस में? किलोवाट में ले रहे हैं। पावर को किस में ले रहे हैं? किलोवाट में ले रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 1 किलोवाट मींस KW इंटू टाइम को हम आवर्स में ले रहे हैं। ठीक है, तो 1 किलोवाट को अगर वाट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 वाट हो जाएगा। और टाइम को अगर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3600 सेकेंड्स। ठीक है, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 36 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 10⁻ कितना होगा? 3 ये और 2 ये 5 आ जाएगा। और अगर हम पॉइंट को 1 डेसिमल लेफ्ट ले आएंगे तो ये कितना वैल्यू आ जाएगी? 3.6 इंटू 10⁻6। ठीक है, तो फाइनली जो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 1 किलोवाट आवर की वैल्यू वो कितनी होगी? 3.6 इंटू 10⁻6। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन डी वाला। ऑप्शन डी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पे? एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 1.0 एम्पियर इज फ्लोइंग इन एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू इट विल बी। हमसे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट एक कंडक्टर में फ्लो हो रही है 1 एम्पियर की, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है स्टूडेंट्स। ठीक है, आप सभी को पता है कि एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक करंट का, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, I इक्वल्स टू Q/T। सॉरी, यहाँ पे हम कैपिटल Q लेते हैं। ठीक है, स्मॉल q भी ले लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। I इक्वल्स टू Q/T होता है। ठीक है, और अगर हम यहाँ से Q इक्वल्स टू कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा? I इंटू टी हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, और एक फॉर्मूला हमको पता है, Q इक्वल टू होता है N इंटू ई, जहां पे N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E है हमारा एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। ठीक है, तो अगर हम यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये कितना हो जाएगा? Ne इक्वल टू I इंटू टी, और N इक्वल्स टू हो जाएगा I इंटू टी अपॉन में E। ठीक है, तो हमारा करंट कितना है? करंट हमारा है स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 एम्पियर का, तो 1 इंटू अगर हम टाइम को भी 1 ले लें तो अपॉन में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का। और आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी?
6.25 इंटू 10⁻18, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन होंगे पर सेकेंड में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आएंगे वो 6.25 इंटू 10⁻18 आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स।